नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। देश में एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। धर्मांतरण की ये ताजा आग कहीं और से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से निकली है। प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव भी हैं। इसके साथ ही 9 अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में धर्मांतरण की ये आग अभी और राज्यों में भी भड़क सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और प्रशासन के पास पहले से मौजूद अलर्ट के बाद भी ये घटना क्यों घटी। क्या छत्तीसगढ़ में सच में धर्मांतरण जैसा ज्वलंत मुद्दा है या फिर ये किसी की सोची समझी साजिश है। धर्मांतरण ये एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव आते ही गर्म होने लगता है और चुनाव के बाद मामला पूरी तरह से शांत हो जाता है। कुछ ऐसा ही पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुआ है, जहां धर्मांतरण मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज में आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतरकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर पहुंचे नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार पर हमला कर दिया, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। आपको बता दें कि नए साल के ठीक एक दिन पहले सर्व आदिवासी समाज को धर्मांतरण के मामले की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर समाज के लोगों ने विरोध जताया। आरोप है कि इस दौरान धर्म विशेष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इसमें कई लोग घायल हो गए। मामले में नारायणपुर जिले के अलग अलग गांवों में बवाल हो रहा है। आदिवासी समाज के लोगों ने बाजार स्थल से इस मामले में विरोध में रैली निकाली। इसकी जानकारी मिलते ही जिला पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला। नारायणपुर की घटना के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल कहीं भी शांति भंग करके राजनीति करने का कोशिश है। और मैं इस संदर्भ में पहले भी कह चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि इसमें हमारे पहले से ही नियम बने हुए हैं कि अगर कोई उस नियम का वायलेंस करेगा, कोई उसका अगर उस नियम का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कानून सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और अपना ही घर फूंक करके तमाशा देखने में इन लोगों को ज़्यादा मजा आता है। अमरजीत भगत सामाजिक सद्भाव प्रतीक है, तो उसको अपने नाम में किस पोट्टा लगा लेना चाहिए, अमरजीत किस पोट्टा करके, या केरकेट्टा लगाने लेना चाहिए। समभाव के तो प्रतीक है, नाम बदल लेना चाहिए। जाति संस्कृति सब छोड़ देना चाहिए, मिस्टर पातर आगे कर देना चाहिए अपना नाम। धर्मांतरण का मुद्दा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी सामने आ रहे हैं और ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुके हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रुपये, भोजन या दवाई का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों को गलत बताते हुए कहा था कि जो गरीब और जरूरतमंद की मदद करना चाहता है जरूर करे, लेकिन इसका मकसद धर्म परिवर्तन करवाना नहीं हो सकता। कोर्ट ने इस तरह से धर्म परिवर्तन को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया था। कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा था कि 9 राज्यों ने इसके खिलाफ कानून बनाया है, केंद्र भी जरूरी कदम उठाएगा। धर्मांतरण से मतांतरण की राजनीति देश में कई सालों से चली आ रही है, जिसका विरोध भी होता आया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने धोखे और दबाव में कराए जा रहे मतांतरण के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही केंद्र सरकार को इसे रोकने का निर्देश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के मूल स्वभाव और उसकी प्रकृति बदलने के इरादे से जो धर्मांतरण से मतांतरण हो रहा है, वो राष्ट्र जीवन के लिए दीमक की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ बीजेपी नेता उमेश घोरमोड़े जी हैं, साथ ही कांग्रेस नेता अभय नारायण राय जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। अभय जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूँगा, आज मंत्री अमरजीत भगत का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा विहीन बीजेपी जानबूझकर धर्मांतरण को हवा देने की कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ में। उन्होंने साफ शब्दों में ये चेतावनी भी दी है कि अगर जानबूझकर इस तरह से चीज़ों को हवा देने की कोशिश की गई और कोई हिंसक घटना हुई तो उसके लिए दोषी लोगों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। आपकी पहली टिप्पणी इस पर क्या है? निश्चित रूप से अभय जी, आपने छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज डिबेट रखा है। जी, पहले तो धर्मांतरण क्या है, धर्मांतरण किसका हो रहा है, धर्मांतरण कौन करा रहा है और कौन लोग कर रहे हैं,
इस विषय पे खुली बातें होनी चाहिए। जहां तक आप मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर टिप्पणी की बात कर रहे हैं, जी अमरजीत भगत जी ने वही बातें कही जो कांग्रेस की नीति सिद्धांत है। अमरजीत भगत ने वही बातें कही जो इस प्रदेश में कवर्धा से लेकर नारायणपुर तक दिख रहा है कि कवर्धा में क्या हुआ है, नारायणपुर में क्या हो रहा है। और इसके पीछे कोई अब छुपा खेल नहीं है, अब खुला खेल है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 साल में जब बेनकाब हुई 2018 में, जी और जनता ने उसको 14 सीट में समेट दिया, लगातार 4-5 उपचुनाव हुए जिसमें से 3 आदिवासी क्षेत्रों में हुए। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करने के बाद भी वहां जीत नहीं पाई। और अभी भानु प्रतापपुर में तो उनकी इतनी तकलीफ हुई कि उन लोगों ने जिस प्रत्याशी का चयन किया, उस प्रत्याशी ब्रह्मानंद के ऊपर उड़ीसा में पास्को एक्ट दर्ज था, उड़ीसा में एक बच्ची से बलात्कार चलिए, ये का तो मामला अतीत दर्ज की था। बातें हैं। मूल रूप से आपका जो आरोप है वो सीधे सीधे बीजेपी पर यह है कि बीजेपी वोटों की राजनीति कर रही है और इसलिए जानबूझकर धर्मांतरण को चुनाव के पहले एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के उमेश गोरमोड़े जी चूंकि मौजूद हैं, उनसे ही जवाब लेते हैं। उमेश जी, ये आप पर सीधा आरोप है, आप धर्मांतरण के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, धर्मांतरण को एक गंभीर चीज बता रहे हैं और निश्चित तौर पर फोर्स्ड कन्वर्जन जो है एक अलग मुद्दा है। आपके ऊपर जो आरोप है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आदरणीय अभय नारायण जी को मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था और बहुत ही सफाई से, बहुत ही चालाकी से उन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य यहाँ पर दिया और सीधे तौर पे उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि धर्मांतरण जैसे विषय पर गंभीरता से विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। और इसके बाद बड़े सफाई और चालाकी से अभय नारायण जी ने इस विषय पर फुल स्टॉप लगाया और वो चुनाव में चले गए, भाजपा पर आरोप लगाने में आ गए, वो भानु प्रतापपुर चुनाव पर चले गए। लेकिन ये जो संवेदनशील विषय है, जो छत्तीसगढ़ का विषय है, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई है। आज बस्तर संभाग के अंदर में आज सर्व आदिवासी समाज की तरफ से, छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज की तरफ से बंद का आह्वान क्यों करना पड़ा, इस पर अभय नारायण जी नहीं बोलते हैं। आज किस प्रकार के हालात वहां पर निर्मित हुए हैं, यहां पर आईपीएस ऑफिसर, एसपी का सर फट जाता है, पुलिस के 6 कर्मी घायल होते हैं, उस पर अभय नारायण जी यहां पर नहीं बोलते हैं। और ये तो पूर्व की बातों पर ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन जरा और पूर्व में चले जाएं, किस प्रकार से बस्तर के अंदर से एसपी का पत्र निकल करके आता है धर्मांतरण को लेकर के, अपने मातहत अधिकारियों, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को वो चेताते हैं और भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर की संभावना, आशंका वो व्यक्त करते हैं। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.25 साल पूर्व इस प्रकार का पत्र निकल करके आता है। और आज जिस प्रकार की स्थितियां नारायणपुर के अंदर में निर्मित हुई है, बस्तर के अंदर में निर्मित हुई है, एसपी का सर फट जाता है, लॉ एंड ऑर्डर। चलिए, ये कोई उमेश जी ये केवल छत्तीसगढ़ का मसला है नहीं। देखिए, अगर धर्मांतरण की बात करते हैं तो ये केवल छत्तीसगढ़ का मसला नहीं है। आज देश में 10 राज्य हैं जिन्होंने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाकर रखा है। मैं आपको अपने ही राज्य की बात याद दिलाता हूं और आप ही के शासनकाल की बात याद दिलाता हूं। 2006 में विधानसभा से बीजेपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ रिलीजियस फ्रीडम अमेंडमेंट एक्ट बिल पारित किया था, जो है कि 1968 का जो कानून था मध्य प्रदेश जब था, उस समय जो रिलीजियस फ्रीडम एक्ट था उसी का संशोधन था। लेकिन नरसिम्हन उस समय राज्यपाल थे और उन्होंने इस पर उसकी अनुमति दी नहीं थी। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह से कोई कानून बना नहीं। उसमें प्रावधान था कि 3 साल तक की सजा होगी अगर फोर्स्ड कन्वर्जन होता है और 20,000 रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था थी। तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। इसलिए मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। अभय नारायण जी, क्या आपका आज भी वही स्टैंड है? क्या आज भी आप फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाने के पक्ष में नहीं है? देखिए अभय जी, जी मनुष्य की जाति तो उसके जन्म से तय होती है। जिस जाति में वो पैदा होता है उसी जाति में वो मरेगा। लेकिन धर्म स्वतंत्रता की छूट है हमारे देश में जी, बिल्कुल। कि व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। वो उसके विवेक पर, उसकी परिस्थितियों पर और उनके तमाम कारण हो सकते हैं। एक बातें लगातार आ रही थी जिसके लिए कांग्रेस हमेशा प्रयासरत है और भूपेश सरकार उसमें बड़ा काम कर रही है कि ये धर्मांतरण उन्हीं जगहों में हो रहे थे जहां पे गरीबी, जहां पे भूखमरी, जहां पे स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा का अभाव था। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और लगातार वो लोग शिक्षा की व्यवस्था करके, स्वास्थ्य की व्यवस्था करके, उनकी गरीबी की दूर करने की व्यवस्था करके अपने धर्म के प्रति उनको लुभाने का काम करते रहे होंगे। इसमें कहीं कोई मैं नहीं मानने वाले जैसी बात नहीं है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने कोई कानून नहीं बनाया। और मैं बोलता हूं इससे कानून से ज्यादा इस बात का है कि सामाजिक रूप से हम जागृत हों। जैसे आज सर्ववादी समाज उठ खड़ा हुआ है जी। क्यों उठ खड़ा हुआ कि आज भूपेश सरकार ने बस्तर, सरगुजा, जसपुर के लोगों को व्यक्तिपरक विकास किया है। एक एक आदिवासी भाई के घर में, वनवासी भाई के घर जेब में पैसा जा रहा है, वो सक्षम हो चुका है। उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जो 300-350 स्कूल भाजपा ने बंद किए थे उसको हम प्रारंभ कर दिए। देखिए आपकी अभय नारायण जी, आपकी एक बात में तो वजन है कि जो कन्वर्जन हुआ है वो समाज के उन्हीं तबकों के बीच में हो रहा है जिनका समेकित रूप से विकास नहीं हो पाया। जो आंकड़े हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। भारत में जो कन्वर्टेड ईसाई हैं उनमें से 73% दलित समुदाय से, 33% एससी से आते हैं और 24% आदिवासी वर्ग से। ये कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि जहां विकास नहीं हुआ है वहां ही ल्योर किया जा सकता है या प्रलोभन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पर इस पर बहुत तल्ख टिप्पणी भी रही है। उन्होंने कहा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने इन मामले की सुनवाई करते हुए, पिछले साल अक्टूबर में ये टिप्पणी आई थी कि अगर आप किसी समुदाय का भला करते हैं या गरीबों की मदद करते हैं तो इसका पे आउट नहीं हो सकता धर्मांतरण। मैं यहां फोर्स्ड धर्मांतरण की ही बात कर रहा हूं। तो उमेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब ये मुद्दा आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का भी आरोप है कि पिछड़े इलाकों के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ इसलिए धर्मांतरण हो रहा है, आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि धर्मांतरण उन्हीं जातियों का ज्यादा हुआ है जिनका समेकित विकास नहीं हुआ है, तो ये आरोप घूमकर आपकी 15 साल की सरकार पर आता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आपने कानून का भी जिक्र किया, मैं वहीं से प्रारंभ करूंगा। 1968 का आपने जिक्र किया। अगर 1968 के पहले की अगर हम बात करें तो 67 में ये मामला न्यायालय के अंदर में गया। न्यायालय के अंदर में जाने के बाद सबसे पहला राज्य उड़ीसा और उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर में यह कानून बना और उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर में 2013 के अंदर में संशोधन हुआ। 2006 में हमने एक सकारात्मक प्रयास किया कि इस प्रकार की स्थितियां निर्मित ना हो, जिस प्रकार का आरोप अभय नारायण जी यहां पर लगा रहे हैं। लेकिन अभय नारायण जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जब भारतीय जनता पार्टी की तात्कालिक सरकार ने इस विषय पर प्रयास किया कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या अनुमति के बिना धर्मांतरण पर रोक हो, उसमें कांग्रेस ने विरोध क्यों किया, इस बात का जवाब ये नहीं दे रहे हैं। और उस वक्त अगर राज्यपाल की विषय हो या केंद्र में सरकार का विषय हो, आप सब जानते हैं कि केंद्र के अंदर में किसकी सरकार थी और किस प्रकार की स्थितियां थी। अभी अगर आप केंद्र में सरकार की बात करते हैं तो आज देश में आपकी सरकार है, लेकिन कानून, मैं आपको याद दिलाऊं कि 2015 में यही केंद्रीय कानून मंत्रालय लिखित में कह चुका है कि देश में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई जा सकती धर्मांतरण की। अगर आपकी पार्टी इस मसले को लेकर इतनी संवेदनशील है और आप खुद केंद्र में सरकार का मुद्दा उठा रहे हैं, तो अब आपकी केंद्रीय सरकार क्यों नहीं बना रही है कानून? देखिए, क्या राज्य सरकार की कोई कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का ही विषय बनकर के रह जाएगा? क्या इस प्रकार की स्थिति अगर अधिकारी एसपी पत्र लिखे, कमिश्नर पत्र लिखे और इस प्रकार की स्थितियां निकल करके आए और वहां के स्थानीय अधिकारी, अगर नारायणपुर के विषय में ही अगर बात करूं, वहां के एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक अगर मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो तमाम बयान है। कुछ दिनों पहले 16 सूत्री मांगों को लेकर के विशेष समुदाय को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं, 26 घंटे तक वो घेराव करते हैं। उसके बाद क्या स्थिति बनती है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निकल करके सामने आती है। सरकार इस बात को स्वीकारती नहीं है। सदन के अंदर में हम लगातार आग्रह करते हैं कि इस विषय पर गंभीरता से चर्चा हो। और ये केवल आज का विषय नहीं है, 1-1.25 वर्षों से हम लगातार सरकार को इस विषय पर आगाह कर रहे हैं कि ये आने वाले समय के अंदर में छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाई बहन जो है, जो वनवासी जो है, उनको कहीं ना कहीं यहां पर टारगेट करने का कहीं प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इन तमाम विषयों पर गंभीरता से चर्चा और उसको लेकर के एक ठोस निर्णय। और जिस प्रकार से अपने कानून की बात की, अन्य राज्यों की तरह, मध्य प्रदेश की तरह ही अगर छत्तीसगढ़ में भी अगर सदन के अंदर में गंभीरता से उस पर चर्चा होती तो कानून बनाने की दिशा में भी हम एक कदम आगे बढ़ जाते। लॉ एंड ऑर्डर का चूंकि मुद्दा आपने, बिल्कुल उमेश जी, आपने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा चूंकि उठाया है और सरकार चूंकि कांग्रेस की है, इसलिए अभय नारायण जी से जरूर समझते हैं। सुकमा के एसपी की चिट्ठी आपने देखा होगा, आपके भी संज्ञान में जरूर आया होगा, सभी पुलिस अधिकारियों को लिखी गई थी और इसमें धर्मांतरण को लेकर तनाव की बात की गई थी। ये कई महीने पहले की बात है। इसके बाद नारायणपुर में जो घटना हुई, क्या सरकार को इसकी भनक नहीं लग पाई अभय जी? निश्चित रूप से सुकमा के एसपी ने आगाह किया था, पत्र लिखा था वो अपने डिपार्टमेंटल जी। उस पत्र को किसी ने वायरल कर दिया और वो सार्वजनिक हो गया। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट, एक एसपी क्या मंशा प्रकट करता है, क्या सोचता है, क्या उसको इनपुट मिलता है, उसको अपने सीएसपी, एडिशनल एसपी और टीआई तक पहुंचाता है। वो सुकमा के एसपी का पत्र वही था कि सब लोग अलर्ट रहें। उसके बाद नारायणपुर में जो घटना घटती है, मैं कह रहा हूं कि 2
दोनों तरफ कौन लोग खड़े हैं नारायणपुर में? जो मतांतरण की है वो भी आदिवासी हैं, और जो उनके मतांतरण का विरोध कर रहे हैं, धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, वो भी आदिवासी हैं। तो अगर किसी के विचार अलग हैं, वो उनका धर्मांतरण के पक्ष में है, इनका विपक्ष में है, तो उसमें बातचीत होनी चाहिए, उसमें चर्चा होना चाहिए, सर्ववादी समाज को उसमें बात करनी चाहिए। उसमें हिंसा कहां से इन्वॉल्व हो गई? तो मेरा तो आरोप यह है कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व कर रही जवाब है। ले लेंगे। कवर्धा में इसका जवाब लेते हैं उमेश जी से, चूंकि सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी, अभय नारायण जी, चूंकि सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है कि हिंसा फैला रही है, इसलिए जवाब लेते हैं उमेश जी। देखिए, ये तो बड़ा दुख का विषय है कि मेरे आदिवासी भाई बहनी आपस में लड़ रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। लगातार 1-1.25 वर्षों से लगातार अलर्ट, लगातार चेतावनी, आगाह करने के बाद भी सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठे रहती है। और भारतीय जनता पार्टी पर किस मुंह से अभय नारायण जी यहां पर आरोप लगा रहे हैं? अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, अगर आदिवासी भाई बहन अगर आपस में लड़ते हैं, इस प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होती है, तो इसकी पहली जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है। क्या कर रहा था स्थानीय जिला प्रशासन, क्या कर रही थी सरकार? जब 26 घंटे तक अगर वहां पर कलेक्ट्रेट का घेराव हो जाता है, तो वहां के स्थानीय प्रशासन ने क्या कदम उठाए, एसपी ने क्या कदम उठाए, और वहां के कलेक्टर ने क्या अपने ऊपर के अधिकारियों को, सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं दी? क्या सरकार क्या कर रही थी? ये तमाम जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और जिस प्रकार से बीते 1-1.25 वर्षों से सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, मैं तो सीधे तौर पे आरोप लगाता हूं कि इन तमाम घटनाक्रम और जिस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई है, उसके लिए केवल और केवल इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार और जवाबदार है। और किस प्रकार से आरोप वापस सरकार पर, अभय नारायण जी, वापस सरकार पर घूमकर आरोप आ रहा है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अभय जी, ये इस बात का सरकार कौन होता है? प्रदेश में अगर सरकार है तो छत्तीसगढ़ सरकार में मुखिया भूपेश बघेल हैं, डीजीपी हैं। अगर हम जिले में आ जाएंगे तो एसपी और कलेक्टर सरकार होते हैं, उन्हीं को हम जिला सरकार कहते हैं। एसपी वहां मौजूद है, सरकार वहां मौजूद है, और सरकार के मौजूद रहते अगर किसी ने हिंसा करने की हिम्मत की, तो हिंसा के पीछे बिल्कुल इसके पीछे की सोच क्या है, और परपेट्रेटर्स या जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं उनकी सोच क्या है? वही आप क्या दबा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को वहां तक जाने नहीं दिया जाता है, एक तरफा कार्रवाई निकल करके वहां से सामने निकल करके आती है। अरे अभय नारायण जी, आप बताइए ना, वहां के पूर्व विधायक को, पूर्व मंत्रियों को, सांसदों को वहां तक क्यों नहीं पहुंचने दिया जा रहा है? आप क्या दबाना चाह रहे हैं? आप क्या छुपाना चाह रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? इस प्रकार की स्थिति क्यों निर्मित हुई? आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? न सदन में चर्चा करते हैं, न प्रतिनिधियों को वहां तक आप जाने देते हैं। तो आपकी मंशा क्या है? आप क्या छुपा रहे हैं? आपको इस प्रदेश की जनता को बताना। चलिए इसका जवाब लेंगे, दोनों से लेंगे, दोनों के सवालों के जवाब दोनों देंगे। इस बीच अभय नारायण जी, आपको रोकता हूँ, इस बीच में हमारे संवाददाता खोमन साहू भी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। खोमन से लेते हैं जानकारी, क्या घटनाक्रम चल रहा है। खोमन, आप लगातार देख रहे हैं ये मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है। एक ओर आपने देखा है आरक्षण का मसला गरमाया है, तो दूसरी ओर धर्मांतरण के मुद्दे को हवा दी जा रही है। जबरन धर्मांतरण निश्चित तौर पर एक गंभीर मसला है और पूरे देश में ये चिंता का विषय है, अन्यथा 10 राज्यों ने इस पर कानून नहीं बनाया होता। लेकिन जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, वो तो हमारा संविधान देता है, आर्टिकल 15 जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। बात सिर्फ फोर्स रिजर्वेशन की। मैं आपसे इससे अलग एक सवाल पूछता हूं, क्या ये वाकई सियासी रूप लेता जा रहा है? क्या ये वोट बटोरने के लिए जानबूझकर की गई एक कोशिश है? क्योंकि बीजेपी का ये स्टैंड किसी से छुपा नहीं है, धर्मांतरण से मतांतरण या ट्रांसफर ऑफ वोट बार बार बीजेपी कहती है, बार बार उसकी रणनीति का हिस्सा होता है। तो क्या ये राजनीतिक रूप ले रहा है? कॉमन, देखिए अभय जी, निश्चित तौर पर चुनाव को 1 साल का कम ही वक्त बचा है। ऐसे में जिस तरीके से भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण की आग पर झोंका जा रहा है, ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। आखिर चुनाव के 1 साल वक्त ऐसा कम बचा है, ऐसे में जिस तरीके से हिंसक घटना नारायणपुर से सामने आती, इससे ही समझा जा सकता है कि वहां स्थिति किस तरीके से निर्मित की जा रही है। क्या इसको साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि चुनाव को महज 1 साल का कम का वक्त बचा है। ऐसे में क्या कारण है, किस तरीके से कराया जा रहा है, इसका 3 प्रमुख कारण है। क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण 3 तरीके से कराए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी आदिवासी इलाकों में कई ऐसे इलाके हैं बस्तर संभाग के, जिसमें आज भी शिक्षा स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाया है। तो सबसे बड़ा कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य। जिस तरीके से कई धर्मांतरण जो कराने वाले हैं वो
इस तरीके से लाभ पहुंचाने की बात करते हैं, शिक्षा देने की बात करते हैं, स्वास्थ्य का लाभ देने की बात करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वेच्छा से कई लोग ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरण कर लेते हैं, जो स्वेच्छा रूप से करते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सारे चीज़ों में ये देखा जाता है कि आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है शासन प्रशासन उन लोग तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में जो धर्मांतरण करवाने वाले लोग हैं वो पहुंचते हैं और उनको साफ तौर पर लाभ देने की बात करते हैं, शिक्षा देने की बात करते हैं, स्वास्थ्य देने की बात करते हैं। बिल्कुल खोमन, बिल्कुल खोमन। इसी मसले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया था और तभी उसने कहा था कि किसी समुदाय या गरीबों की मदद करने का पे आउट यानी कि पुरस्कार नहीं हो सकता जबरन धर्मांतरण। अभय नारायण जी, चूंकि इन सब के पीछे एक बहुत गंभीर मसला छुपा हुआ है जो हम देखते हैं कि जहां जड़ें कोई भी चीज कब जमाती है, जब उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। धर्मांतरण जिन इलाकों में हो रहा है, अपने आंकड़ों से भी देखा कि 24% आदिवासी। राज्य की ही बात करें तो जसपुर या पुराना अविभाजित रायगढ़ जिला जो था उसमें आप देखेंगे राज्य के गठन के पहले के 20 वर्षों पर अगर आप गौर करें तो पाएंगे आबादी का 2% ईसाई थे, जो बढ़कर 20 वर्षों के भीतर 10% हो गए। और अकेले मैं जसपुर की बात करूं तो 22% से ज्यादा आज ईसाई आबादी है, जिनमें से बड़ी संख्या में कन्वर्टेड आदिवासी। यानी कहीं ना कहीं ये मुद्दे वहीं भड़क रहे हैं जहां आज भी विकास नहीं पहुंच पाया है। तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? मैं वहीं से स्टार्ट हुआ था किशोर जी। भूपेश बघेल सरकार का पहला लक्ष्य है व्यक्तिपरक विकास। हम बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल, रायपुर में स्काई वॉक आसमान में जाने के लिए तमाम प्रकार के जाल हम बिछाएं, बहुत जगह आवश्यक है, लेकिन वो विकास का पैमाना नहीं है। जब छत्तीसगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, जसपुर का रहने वाला हो, सरगुजा का रहने वाला हो, बस्तर का रहने वाला हो, जब उसका अपना विकास होगा और जब वो शिक्षित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा और इन चिंताओं से मुक्त होगा तो अपनी रक्षा वो खुद कर लेगा, कोई उसको बरगला नहीं सकता। मैंने कहा ना कि जहां विकास नहीं पहुंचा, और अब भूपेश बघेल की सरकार 18 में आने के बाद लगातार जसपुर और बस्तर में व्यक्तिपरक विकास हो रहा है। वहां की खेती बाड़ी हो, वहां की उनकी संस्कृति हो। आज जो 7 वनोपज इन्हें समर्थन मूल्य में खरीदती थी भारतीय जनता पार्टी 15 साल में, आज हमने 65 वनोपज को समर्थन मूल्य दिया है कि अगर जंगल में रह के वो वनोपज इकट्ठा करते हैं तो समर्थन मूल्य में हम खरीदें, ताकि आर्थिक रूप से वो सक्षम हो, उनके लिए स्कूल खोले जाए, उनके लिए अस्पताल खोले जाए। अभी हमने 4 साल में जितना बन सका किया है, अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन इस तरह हिंसा भड़का के, इस तरह किसी को हिंसक बना के अगर नक्सलाइट इस प्रदेश में सफल नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश में सफल नहीं होगी। आखिर नक्सलवाद क्या करता है? इन्हीं का शोषण करता है। भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होगी। उमेश जी, वापस आप पर आरोप है कि आप जानबूझकर हिंसा भड़का रहे हैं। देखिए, किस आधार पे आरोप लगा रहे हैं? तमाम तथ्य और तमाम पत्र इनके खिलाफ जा रहे हैं, उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। दरअसल में इस संवेदनशील विषय को ये गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। हमारा तो सीधा आरोप है कि बीते 4 वर्षों के अंदर में बस्तर से लेकर के सरगुजा तक जो हालात बने हैं, हर क्षेत्र से लगातार धर्मांतरण की खबरें निकल करके आ रही है, इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां निकल करके आ रही हैं। यदि इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो इस प्रदेश की सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। मैं तो सीधे तौर पर पूछता हूं, आज से 4 वर्ष पूर्व इस प्रकार की स्थितियां क्यों निर्मित नहीं हुई? आज ही ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है? क्या कारण है कि आज ही धर्मांतरण को लेकर के तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह की हिंसा की बातें निकल करके आ रही है? कांग्रेस तो इसके लिए आप ही पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि आप जानबूझकर चुनावी वर्ष में इसे भड़का रहे हैं। ये चुनाव का विषय नहीं है, कांग्रेस इस विषय पर राजनीति कर रही है और ये चुनाव कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करना और इस प्रकार की स्थितियां निर्मित करना। लेकिन यदि बीते 4 वर्षों में अगर लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, 4 वर्षों से इनकी सरकार है, तो क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासी भाइयों बहनों, उनकी संस्कृति का विषय है। ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है, जो बहुत ही दिलचस्प है कि पोलराइजेशन का आरोप भी बीजेपी ही लगा रही है। पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। मसला बहुत गंभीर है और इस पर हम जितनी भी चर्चा करें थोड़ी है, लेकिन समय की कमी के चलते मुझे ये चर्चा यहां रोकनी पड़ रही है। वापस किसी दिन बैठेंगे और इसके अन्य मसलों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल
आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और खोमन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम डिबेट सेंट्रल में एक बहुत ही गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे, फोर्स्ड कन्वर्जन, जबरन धर्मांतरण, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये इस मसले पर समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं। मैं अगर संक्षेप में कहूं तो 1954 में पहली बार इंडियन कन्वर्जन बिल लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमें मिशनरियों के पंजीकरण की बात की गई थी। ये पारित नहीं हो पाया। 1979 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल वापस पेश किया गया, लेकिन वो भी तब पारित नहीं हो पाया। और आखिरी स्टैंड जो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर आया था वो 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय का आया था, जिसने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना संभव नहीं है। राज्य चाहें तो अपने स्तर पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, संविधान उन्हें इसकी स्वतंत्रता देता है। और कई राज्यों ने कानून बना भी रखे हैं, इनमें तकरीबन 10 राज्य हैं, और इनमें फोर्स्ड कन्वर्जन के लिए 1 से लेकर 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। फिलहाल ये मुद्दा जो है सियासी भी होता जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और परस्पर आरोप है कि कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप है कि वो जानबूझकर वोट की पॉलिटिक्स कर रही है, चुनाव के पहले इस मुद्दे को हवा दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की नाकामी का परिणाम है। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।